बच्चों, तो कैसे हो आप लोग? बढ़िया एकदम। यही चाहिए था। तो आपका वेलकम है आपके इस छोटे से ब्यूटीफुल से चैनल में, जहाँ हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी में भी क्या पढ़ रहे हैं हम? बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। क्लास 11 का हमारा सबसे फेवरेट टॉपिक बोल सकते हो, क्योंकि ये याद भी एकदम इजीली रहता है और हमें इससे बहुत ज़्यादा मतलब अटैचमेंट होती है। सर ये हार्ड काम कैसे करता है? तो इसीलिए मुझे तो बहुत फेवरेट है, मेरा तो बहुत फेवरेट है ये चैप्टर। तो इसीलिए जो लास्ट लेक्चर था हमारा, उसमें हमने पढ़ा था आरबीसी। आरबीसी में हमने पढ़ा था कि आरबीसी का नाम ही इरिथ्रोसाइट होते हैं। वो ई न्यूक्लिएटेड होते हैं, बाइकॉन्केव होते हैं, सर्कुलर होते हैं, 7.5 माइक्रोमीटर इनकी साइज़ होती है। उनमें हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन वो कैरी करते हैं। न्यूक्लियस नहीं होता, ऑर्गेनेल भी नहीं होते, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह वगैरह। तो माइटोकॉन्ड्रिया के जो एंजाइम्स होते हैं हमारे क्रेब्स साइकिल लिंक रिएक्शन के, वो भी नहीं होते हैं। हमें जो एंजाइम होते हैं वो होते हैं ग्लाइकोलाइसिस के। ग्लाइकोलाइसिस के एग्जाम होंगे, सॉरी, ग्लाइकोलाइसिस के एंजाइम्स होंगे तो ग्लाइकोलाइसिस रिएक्शन होगी, इसलिए उसमें होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। हमने पढ़ा था कि आगे जो कैरियर एलिमेंट है आरबीसी में जो ऑक्सीजन को कैरी करता है वो होता है हमारा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में दो पार्ट होता है, हीम पार्ट और ग्लोबिन पार्ट। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया था। जो मेन मेन पॉइंटर है हम मैं आपको बता देता हूँ। जो 1 ग्राम हीमोग्लोबिन है वो कैरी करता है 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन। तो 100 ml ऑफ ब्लड कैरी करता है 20 to 19.2 ml ऑफ ऑक्सीजन। ह्यूमन मेल में आरबीसी का काउंट होता है 5 to 5.5 मिलियन पर mm ऑफ क्यूब, मिलीमीटर क्यूबिक। समझ में याद रखना, ठीक है। आरबीसी का लाइफ स्पैन होता है 120 दिन। आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ होता है वो आपको बताया होगा। इंट्रायूट्रल लाइफ होती है तो आरबीसी का ये फॉर्मेशन होता है वो यॉर्क सेक में होता है। फिर आगे चल के वो बनता है लीवर में, स्प्लीन में, थाइमस में, और बाद में जाके प्लेसेंटा में। और इन द एंड जब अडल्ट स्टेज आ जाती है यानी कि जब जन्म लेता था उसके कुछ दिनों बाद ये बनना शुरू हो जाता है रेड बोन मेरो में। ठीक है। ग्रेवेड ऑफ आरबीसी को क्या कहते हैं? स्प्लिन कहते हैं। और बैंक ब्लड बैंक भी कौन है आरबीसी का? सॉरी, ब्लड बैंक भी कौन है बॉडी का? सर स्प्लीन ही है। उसके आगे जो सीरम होता है वो होता है प्लाज्मा माइनस क्लोटिंग फैक्टर। ठीक है, ये याद रखना। प्लाज्मा माइनस क्लोटिंग फैक्टर को क्या कहते हैं? हम सीरम कहते हैं। और प्लाज्मा माइनस फाइब्रिनोजन भी आ जाए तो भी हम उसे सीरम ही कहेंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी यानी कि वाइट ब्लड सेल्स। एज द नेम कंप्लाइज, मतलब नाम ही बता रहा है कि वो वाइट ब्लड सेल्स हैं। वाइट यानी कि उनमें कुछ स्पेसिफिक पिगमेंट नहीं होगा। तो ये क्या काम करने, इसका क्या काम है सर? अगर इसमें स्पेसिफिक पिगमेंट नहीं है तो इनका काम है प्रोटेक्शन का, इनका काम है बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म में। तो जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं उन्हीं को हम ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। और ल्यूकोसाइट्स के टोटल नंबर को हम कहते हैं टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। तो उन काउंट क्या होता है? 6000 से 8000 पर mm ऑफ क्यूब। ये एनसीईआरटी का डाटा है। ओके। उनमें सबसे पहले हमने पढ़ा था कि डब्ल्यूबीसी में से दो तरह के सेल्स होते हैं। एक होते हैं ए ग्रेनुलोसाइट्स, दूसरे होते हैं सर ग्रेनुलोसाइट्स। जो ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं उनमें 3 पार्ट होते हैं। सर कौन कौन से? बताता हूँ बेटा, रुक जा, इतनी की जल्दी है। सर उनमें 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहला आता है हमारा न्यूट्रोफिल। सर न्यूट्रोफिल, हाँ न्यूट्रोफिल। जो न्यूट्रोफिल होता है वो दोनों डाई से स्टेन हो जाता है, मतलब एसिडिक डाई से भी और बेसिक डाई से भी। अगर आपको याद ना रहा हो तो लास्ट वाला लेक्चर वापस देख लेना, इसमें मैंने बताया है। तो ये दोनों तरह से डाई हो जाता है, मतलब एसिडिक डाई से भी और बेसिक डाई से भी। तो पहचानेंगे कैसे सर ये न्यूट्रोफिल है? न्यूट्रोफिल की सबसे खास बात होती है उसके जो न्यूक्लियस होते हैं वो लोब में होता है। मतलब उसके न्यूक्लियस में लोब्स होते हैं। न्यूक्लियस कितने होंगे? 3 से, न्यूक्लियस तय होगा पर लोब्स होते हैं मतलब 3 से 5। इसलिए इन सेल्स को कहते हैं पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। पॉलीमॉर्फो यानी कि पॉलीमॉर्फिज्म, मतलब बहुत सारे मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस हैं। अब आते हैं हमारे इयोसिनोफिल्स। जो इयोसिनोफिल्स होते हैं वो होते हैं 2 to 3% ऑफ टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। ओके। तो इयोसिनोफिल जब होते हैं सर वो एसिडिक डाइसिस्टेन होते हैं। कैसी डाइसिस्टेन होते हैं? एसिडिक डाइसिस्टेन होते हैं। ओके ओके। और इनका नंबर जब एलर्जिक रिएक्शन होती है तब ज़्यादा होता है। द नंबर इंक्रीजेस इन एलर्जिक रिएक्शन। आगे चलेंगे, बेसोफिल की बात करेंगे। तो जो बेसोफिल होते हैं इनमें एक और बात रखना, सॉरी यूसिनोफिल में एक और बात याद रखना कि इनके जो न्यूक्लियस होता है वो होता है हेडफोन शेप का। अगर तुमसे पूछ ले कि हेडफोन शेप का न्यूक्लियस किसका होता है तो तुमको क्या बताना है? यूसिनोफिल का। ओके। अब बेसोफिल्स की बात कर लेते हैं। तो बेसोफिल्स होते हैं वो इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस में हमारे लिए काम करते हैं। इनका जो नंबर होता है वो टोटल ल्यूकोसाइट काउंट का लेस देन 1% होता है ना।
तो लेस देन 1% जो होता है वो टोटल ल्यूकोसाइट काउंट का कौन है? बेसोफिल है। बेसोफिल का जो सेक्रेट करता है वो क्या सेक्रेट करता है? हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हेपेरिन इन्वॉल्वड इन इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस। जो हेपेरिन होता है वो होता है हमारा एंटी कोएगुलेंट। अब आगे बात करते हैं। सर 2 सेल्स और थी, कौन कौन सी बेटा? सर वो ए ग्रेनुलोसाइट्स वाली सेल थी ना। हाँ, सही पकड़े हैं। सर वो ए ग्रेनुलोसाइट्स वाली सेल थी, उसका क्या? तो ए ग्रेनुलोसाइट वाली सेल थी वो 2 थी, कौन कौन सी? लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। अच्छा अच्छा, साइट, हाँ साइट ए ग्रेनुलोसाइट। ठीक है सर, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। जो लिम्फोसाइट है सर, इनका नाम सुना सुना लग रहा है। अरे यार सुना ही होगा ना, तू तो बायोलॉजी पढ़ रहा है, तूने क्यों नहीं सुना होगा? तो सुना सुना लग रहा है। सर लिम्फोसाइट 2 तरह की होती है। मैं बताऊँ बताओ भाई। सर लिम्फोसाइट होती हैं टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। जो सर टी लिम्फोसाइट होती है वो सेल से मिड सेल इम्यूनिटी में हेल्प करती है, और जो बी लिम्फोसाइट होती है वो एंटीबॉडी इम्यूनिटी में हेल्प करती हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जो बी लिम्फोसाइट होती हैं वो बनाती हैं हमारी एंटीबॉडीज़, यानी कि प्लाज्मा सेल्स और मेमोरी सेल्स। प्लाज्मा सेल्स फर्स्ट इनकाउंटर में बनाएगी एंटीबॉडी, मेमोरी सेल याद रखेंगी। अच्छा तू ही था, अगली बार आ, तेरे को मैं देखता हूँ। तो वो कौन कहता है? वो कहता है सर मेमोरी सेल। जो लिम्फोसाइट होता है वो टीएलसी का मतलब टोटल ल्यूकोसाइट काउंट जो कि 6000 से 8000 है, उसका फिर 25% कौन है? सर ये है कौन? अपना लिम्फोसाइट। यानी कि 6000 से 8000 है तो लगभग 1500 से 2000 कौन है? हमारे लिम्फोसाइट हैं। सर फिर मोनोसाइट कितने होंगे? सर मोनोसाइट है 6 to 8% टोटल ल्यूकोसाइट काउंट का। जी सही। जो टोटल ल्यूकोसाइट काउंट है उसका 6 to 8% कौन है? मोनोसाइट। सर इन दोनों में से ज़्यादा कौन है कम कौन है याद कैसे रखूँगा मैं, भूल गया तो बेटा तेरे लिए एकदम इजी ट्रिक है। तू सोच। सर सबसे ज़्यादा हम नाम किसका सुनते हैं? सर लिम्फोसाइट का सुनते हैं ना। हाँ सर, तो लिम्फोसाइट ही हैं वो ज़्यादा होते हैं। ऐसे याद रख सकता है तू, मैंने तो ऐसा ही याद रखा है। ठीक है, अगर मैं इसका ऑर्डर बताऊं, ऑर्डर क्या होगा सर? सारे के सारे ल्यूकोसाइट्स का सबसे पहले न्यूट्रोफिल्स, उससे भी पहले आरबीसीज, एक मिनट, सबसे पहले आरबीसीज, फिर प्लेटलेट्स, फिर न्यूट्रोफिल्स, फिर लिम्फोसाइट, फिर मोनोसाइट, फिर इयोसिनोफिल्स, फिर बेसोफिल्स। समझ रहा है? ये लिख देना, ठीक है। सबसे पहले आरबीसी, फिर प्लेटलेट्स, फिर न्यूट्रोफिल्स, फिर लिम्फोसाइट, फिर मोनोसाइट, फिर इयोसिनोफिल्स, फिर बेसोफिल्स। बेसोफिल सबसे कम, आरबीसी सबसे ज़्यादा। किसमें? ब्लड कॉर्पस्कल्स में है। सर अगर ल्यूकोसाइट की बात करूं तो न्यूट्रोफिल सबसे ज़्यादा और बेसोफिल सबसे कम। जो मोनोसाइट होते हैं एक बात याद रखने की है, मोनोसाइट में जो मोनोसाइट होते हैं उनका न्यूक्लियस कैसा है? ये बीन शेप का, किडनी शेप का। किडनी भी बीन शेप की होती है ना। हाँ सर, तो ये न्यूक्लियस कैसा है? बीन शेप का। अगर पूछे कि किसका न्यूक्लियस बीन शेप का होता है, अगर डायग्राम दे दे, तुम्हें दिख रहा है कि ये बीन शेप का न्यूक्लियस मुझे दिख रहा है, तो वो कौन होगा? सर वो होगा मोनोसाइट। मोनोसाइट की एक ही प्रॉपर्टी है कि वो मैक्रोफेज है। सर मैक्रोफेज सेल्स क्या होते हैं? अरे बेटे बता रहा हूँ, क्या जल्दी है तुझे? तो मैक्रोफेजेस जो सेल होते हैं वो 2 हैं, कौन कौन सी? मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल्स। जो मैक्रोफेज होते हैं वही एक तरह के इम्यून रिस्पॉन्स है हमारी बॉडी के लिए। तो मैक्रोफेज जो सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं कि एक प्रॉपर्टी शो करते हैं। वो प्रॉपर्टी शो करते हैं फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस यानी कि खाना खाना, और पानी पीना क्या होता है? पिनोसाइटोसिस। ऐसे याद रख सकते हो, खाना खाना पानी पीना, ठीक है ना, समझ लोगे इजीली। तो फेगोसाइटोसिस यानी खाना खाना। अब खाना क्या होगा इनके लिए? बेटा देख, खाना इनके लिए होगा जो कि ये क्या देख रहे हैं, एक तरह का इम्यून रिस्पॉन्स दे रहे हैं। मतलब जो डेड एलिमेंट, फॉरेन पार्टिकल, वायरस, बैक्टीरिया जो भी होंगे उनके अगेंस्ट जो एक्शन कर रहे हैं, उनके अगेंस्ट जो एक्शन कर रहे हैं वो हमारे कौन है? मैक्रोफेजेस। और हमारे डब्ल्यू बेसिस पे मैक्रोफेजेस कौन कौन है? मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल्स। ठीक है ना, ग्रेट। अब आगे चलते हैं, प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट। ओ हाँ ठीक है, प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट्स। जो प्लेटलेट्स ही हैं उन्हीं को कहते हैं हम थ्रोम्बोसाइट्स। तो प्लेटलेट्स क्या होते हैं? सर प्लेटलेट्स मैं तुम्हें बताऊं तो प्लेटलेट्स यूँ होते हैं बेटा कि प्लेटलेट्स डिराइव होते हैं हमारे एक लार्ज सेल से जिसका नाम है मेगा कैरियोसाइट्स।
जो मेगाकैरियोसाइट्स है उसका फ्रेगमेंटेशन यानी कि उसका फ्रेगमेंट्स बनेंगे, वो फ्रेगमेंट ही होते हैं प्लेटलेट्स। समझ रहा है? ठीक है। ये मेगाकैरियोसाइट सेल्स होते कहाँ हैं? तो जो मेगाकैरियोसाइट सेल्स हैं वो होते हैं बोन मेरो में। अच्छा, बोन मेरो हो गया है ना? बोन मेरो ही है, ठीक है। तो बोन मेरो में कहाँ होते हैं? बोन मेरो में। ब्लड नॉर्मली कंटेन कितना, ब्लड में नॉर्मली कितने प्लेटलेट्स होंगे सर? 1.5 लाख से 3.5 लाख, यानी कि 1.5 लाख टू 3.5 लाख। ओके, ये तो यूनिट सेम रहेगी पर एम ऑफ क्यूब। प्लेटलेट्स कैसे होते हैं? डिस्क लाइक होते हैं, ओवल शेप के होते हैं और नॉन न्यूक्लिएटेड होंगे। और ये कैसे होते हैं? फ्रेगमेंट्स होते हैं, यानी कि सेल के फ्रेगमेंट, यानी ट्रू सेल नहीं है ये। इनका नंबर डिक्रीज होगा तो उन्हें कहते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, यानी कि नंबर जब प्लेटलेट्स का डिक्रीज होगा तो उसे हम कहते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। प्लेटलेट्स का काउंट अगर कम हो जाएगा तो वो क्या कहलाएगा? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। प्लेटलेट्स का ही काउंट कम होता है कब? जब डेंगू फीवर होता है तब। डेंगू फीवर में क्या होता है? प्लेटलेट्स का काउंट कम हो जाता है। वो अगर 40,000 पर एम ऑफ क्यूब से कम हो जाए तो ये सीरियस कंडीशन मापी जाएगी। मतलब बंदे को एडमिट कराओ, बंदा सीरियस कंडीशन में है, एडमिट कराओ बंदे को। ठीक है, ये कराओ तो। अब ये माथा कुटने करने के तुम्हारे सर ठंडे पोते नहीं, बंदे को एडमिट कराओ, बंदा सीरियस कंडीशन में, एडमिट कराना चाहिए अब उसको। ये कंडीशन होती है। अब प्लेटलेट्स जो होते हैं वो रिलीज करते हैं वेराइटी ऑफ एलिमेंट्स। मतलब वेराइटी ऑफ एलिमेंट्स सर क्या होता है ये? तो प्लेटलेट्स जो होते हैं वो रिलीज करते हैं वेराइटी ऑफ एलिमेंट्स, पर उनमें से जो ज़्यादा होते हैं, ज़्यादातर क्या होते हैं, ज़्यादातर जो होते हैं एलिमेंट्स उनके अंदर वो होते हैं ब्लड क्लोटिंग के लिए। समझ रहे हो? मतलब प्लेटलेट्स जो वेराइटी ऑफ एलिमेंट रिलीज करते हैं तो मोस्ट ऑफ देम आर इन्वॉल्वड इन ब्लड क्लोटिंग। ओके, ब्लड क्लोटिंग में नाइस नाइस। तो इसीलिए हमारा अगला टॉपिक होगा ब्लड क्लोटिंग। सर ये फास्ट फास्ट क्यों उड़ रहे हो? तो बेटा रिकॉर्डेड लेक्चर है ना, मैं रहूँगा थोड़ी ना यार नोट्स बनाने के लिए, वो तुझे भी देखना पड़ेगा ना, पोस्ट करके लिख दे, बढ़िया है। और दिक्कत नहीं करनी, इजीली मैं जो है इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। इसका नाम है स्टडी विद रौनक। ठीक है, ये टेलीग्राम पे चैनल सर्च मार लेना, स्टडी विद रौनक के नाम से होगा। ब्लड क्लोटिंग, ब्लड की क्लोटिंग। सर देख, एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देता हूँ तुझे मैं। तू कहीं खेल रहा है, सर मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। हाँ चल, क्रिकेट खेल रहा है, तू क्रिकेट खेल रहा है, तुझे क्रिकेट खेलते खेलते एक तेने डाउन द ग्राउंड शॉट मारा तो बॉल गई आगे, वो तुझे पता है फील्डर के पास जाने वाली है, पर तू रन भाग गया। अब तू आउट ना हो जाए यूं करके तेने डाइव मार दी। जैसे तेने डाइव मारी तो तुझे लग गई चोट, वो चोट तुझे लगी घुटने पर और तेरा घुटना गया छिल। तो वहां से अब क्या बहना शुरू होगा? ब्लड सर, वेरी गुड। पर क्या वो ब्लड रेगुलरली बहता रहता है? नहीं सर, वो तो थोड़ी देर बाद बंद हो जाता है। बिल्कुल सही। अब वो थोड़ी देर कितना होता होगा सर? मैं बता रहा हूँ तुझे, वो होता है 3 से 8 मिनट के आसपास। अगर वो कंडीशन, मतलब वो जो चोट है वो नॉर्मल है, ठीक है ना, मतलब ज़्यादा हो तो फिर तो बहुत टाइम लग सकता है। उतना हेपेरिन है कि नहीं बॉडी में वो भी देखना पड़ता है। तो ये कंडीशन है। सॉरी, हेपेरिन की बात कर रहा हूँ मैं, हेपेरिन नहीं, सॉरी, हेपेरिन की कंडीशन, हेपेरिन की बात मत करना। ओके, तो ठीक है, ब्लड क्लोटिंग मतलब ब्लड का रुक जाना, कब? चोट लगने पर। अच्छा, तो पर ये मैकेनिज्म है क्या सर? खून अपने आप बंद हो जा रहा है तो वेसल्स में भी अपने आप बंद होना चाहिए ना, वेसल्स में क्यों नहीं बनता? ये भी बात है। तो चलो इसको इजीली, मतलब बहुत ही सुंदर और इजी शब्दों में समझते हैं। टॉपिक है हमारा ब्लड क्लोटिंग। मतलब ब्लड क्लोटिंग क्या होता है कि कुछ इंजरी होती है, उसके थोड़े टाइम बाद क्या होता है, ब्लड रुक जाता है, तो उसी को कहते हैं ब्लड क्लोटिंग। ये बहुत इजी शब्द हो गए। मतलब अब साइंटिफिक टर्म में बात करेंगे। हाँ सर, हम 11th में हैं, एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, साइंटिफिक टाइम में तो बंद करेंगे ही करेंगे। तो जब लगती है तब 2 पार्ट्स होते हैं हमारी बॉडी के, एक होता है टिश्यू पार्ट, दूसरे होते हैं हमारे ब्लड प्लेटलेट्स। जो ब्लड प्लेटलेट्स है लगी है तो यहाँ आ जाएंगे, ठीक है, यहाँ आके जमा हो जाएंगे।
अब टिश्यू इंजरी हुई है तब इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन करेगा, मतलब ये रिलीज करेगा, हमने क्या किया, हिस्टामिन, सेरोटोनिन, ये सब रिलीज करेगा, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस होंगे और वो सूज जाएगा, रेडिश रेश हो जाएगी, ठीक है। तब वो इंजर्ड टिश्यू सबसे पहले एक एंजाइम मतलब एक प्रोटीन रिलीज करता है जिसे हम कहते हैं एक्सोथ्रोम्बोप्लास्टिन। बाहर का पार्ट है टिश्यू, तो एक्सोथ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज करेगा। अब बात करेंगे प्लेटलेट्स की। सर प्लेटलेट्स का क्या काम है यहाँ पर, मैंने तुझे बताया ना बेटा अभी आगे कि प्लेटलेट्स वैरायटी ऑफ एलिमेंट रिलीज करते हैं, उनमें मैक्सिमम जो होते हैं वो क्या होते हैं, ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स होते हैं। तो प्लेटलेट्स भी एक तरह का थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज करेगा जो कि डिसइंटीग्रेट होंगे और रिलीज करेंगे हमारा एक थ्रोम्बोप्लास्टिन जिसका नाम है एंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन। जो एक्सोथ्रोम्बोप्लास्टिन और एंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन जो कि हमारे टिश्यूज और ब्लड प्लेटलेट से निकले रेस्पेक्टिवली, वो कैल्शियम के साथ मिलकर एक एंजाइम बनाते हैं जिसे हम कहते हैं प्रोथ्रोम्बोकाइनेस या प्रोथ्रोम्बिनेस या थ्रोम्बोकाइनेस। थ्रोम्बोकाइनेस, काइनेस सर, काइनेस काइनेस काइनेटिक एक्टिविटी, काइनेस मतलब ये एक तरह का एंजाइम ही है सर। क्या करेगा, ये एक रिएक्शन को कैटलाइज करेगा। उस रिएक्शन में क्या होता है कि जो प्रोथ्रोम्बिन है हमारा प्रोटीन जो इनएक्टिवेट फॉर्म में पड़ा है वो थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, और उसका एक और काम है, वो इनएक्टिवेट करेगा हेपेरिन को। हेपेरिन कौन है, एंटी कोएगुलेंट। एंटी कोएगुलेंट मतलब जो कोएगुलेशन नहीं होने देगा, मतलब ब्लड में हेपेरिन होता है इसलिए कोएगुलेशन नहीं होता। आंसर मिल गया तुझे, हाँ हाँ सर मिल गया, ब्लड में होता है इसलिए कोएगुलेशन नहीं होता। पर ब्लड में तो सर थ्रोम्बिन भी है। पर बेटा देख थ्रोम्बिन किस कंडीशन में है, प्रोथ्रोम्बिन में, इनएक्टिव फॉर्म में। ये इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में जा रहा है। मतलब तेरे घर पे तू पढ़ने बैठा पर सर मज़ा नहीं आ रहा है, फिर तेरे पापा आ गए, तूने बुक तो रख दी पर तेरे पापा आ गए, तेरी रिएक्शन करा दी, तो तूने तुरंत बुक पकड़ी और तू पढ़ने बैठा, है ना, पढ़ने बैठा ना। तो वही तेरी कंडीशन थी, जब तू पढ़ने नहीं बैठ रहा था वो तेरी कंडीशन थी प्रोथ्रोम्बिन। पर जैसे ही थ्रोम्बोकाइनेस ने अपना काम करा, जिस तेरे पापा आए, तू बैठा पढ़ने, तू बन गया थ्रोम्बिन। सर मैं तो थ्रोम्बिन बन गया पर मेरे जो सिबलिंग्स हैं वो भी तो पढ़ने नहीं बैठ रहे हैं, तो तू ही थ्रोम्बिन आगे जाकर उनको बताएगा कि पापा आ गए, ठीक है। तो थ्रोम्बिन ने आगे जाके बताया उसको कि पापा आ गए, तो तेने उनकी रिएक्शन कैटेलाइज करा दी, तो तेरा जो भाई है फाइब्रिनोजन वो भी तो फाइब्रिन में कन्वर्ट हो गया, वो भी तो पढ़ने बैठ गया। तो फाइब्रिनोजन भी इनएक्टिव फॉर्म में था, जैसे ही तेने बोला पापा आ गए वो भी फाइब्रिन यानी कि एक्टिव फॉर्म में आ गया। सर अब क्या, फाइब्रिन और दूसरी बहन जी जो ब्लड सेल्स, उन दोनों ने मिलकर सर अपना काम कर दिया और क्लॉट बना दिया। क्या बना दिया, क्लॉट बना दिया। क्लॉट क्या होता है सर, क्लोटिंग वाला क्लॉट, जो खून बन जाए। अब थक्का जम गया खून का, मतलब एक थक्का जम गया, थोड़ी देर बाद क्या होता है, एक वाइट वाइट सीरम बाहर आता है, पेल येलो बोलो, वाइट मत बोलो, वाइट वाइट पेल येलो सीरम, एक फ्लूइड बाहर आता है, उसी को कहते हैं हम सीरम। ओके, सीरम क्या था सर, प्लाज्मा माइनस क्लोटिंग फैक्टर, मतलब प्लाज्मा में क्लोटिंग फैक्टर ना हो तो वो क्या होता है, सीरम होता है। क्लॉट बन गया सर, ठीक है। सर ये इतने ही होते हैं क्या, नहीं बेटा, ये टोटल होते हैं 13 ब्लड क्लोटिंग फैक्टर होते हैं जो क्लोटिंग के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। पर हमें अभी इतना ही पढ़ना है, आगे जाके मर्जी इतना पढ़ो, रिसर्च मार दो इस पर, ठीक है, कोई टेंशन नहीं, पर अभी इतना ही पढ़ो। 13 ब्लड क्लोटिंग फैक्टर होते हैं जो रिक्वायर्ड होते हैं ब्लड क्लोटिंग में। तो विटामिन के भी एक एंजाइम है, विटामिन के भी है जो ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर ब्लड क्लोटिंग। सर ये क्यों रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि ये फॉर्मेशन कराएगा प्रोथ्रोम्बिन का, कहाँ पर, लीवर में। क्यों रिक्वायर्ड है विटामिन के, कि वो रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इन लीवर। ओके, मेनली सारे के सारे जो ब्लड क्लोटिंग फैक्टर होते हैं वो कहाँ बनते हैं, लीवर में बनते हैं। ओके, सो समझ में आ गया यहाँ तक, वेरी नाइस, वेरी वेरी गुड। अच्छे से तुमने देखा, तुम्हें समझ में आया, मुझे पता है। अगर कहीं दिक्कत लगी तो प्लीज़ कमेंट कर दो, जो तुम्हारा कमेंट होगा उस पर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, टॉपिक और इलाबरेट करके बता दूंगा। ओके, वेरी गुड। और जो देख लो, ये एक बार एक लास्ट लाइन मेरे को याद आ गई कि जो ये जो एक एंजाइम दूसरे एंजाइम को एक्टिव कर रहा है, ये दूसरा तीसरे को एक्टिव कर रहा है, तो ये एक कैस्केड बन गया,
मतलब एक रिएक्शन से दूसरी रिएक्शन, दूसरे से तीसरी, तीसरे से चौथी, ये रिएक्शन होती जा रही है। तो ये जो एनसीईआरटी बोलती है, ये जो क्लोटिंग है वो एक कैस्केड ऑफ रिएक्शन से चल रही है। समझ रहे हो, ये कैस्केड ऑफ रिएक्शन टाइप की प्रॉपर्टी है। बस इतनी बात थी। ओके, ग्रेट। तो अब कल तक ये तुम रिवीजन करके आना, और जो अब हमारा अगला टॉपिक होगा वो होगा ब्लड ग्रुप। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ गुड स्टूडेंट एंड वॉचिंग टिल द एंड. Now you can may take your leave.